question number 11. The locus of a point z represented by the equation z minus 1 equal to z modulus of z minus 1 equal to modulus of z minus I on the argand plane where z belongs to complex number and iota equal to square root of minus 1. पहला ऑप्शन है सर्किल ऑफ रेडियस 1, दूसरा ऑप्शन है एन एलिप्स विथ फोकाई 1 एंड माइनस आयोटा, तीसरा है ए सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन और फोर्थ पॉइंट है सर्किल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 1 एंड माइनस आयोटा एज डायमीटर. तो इस तरह का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है जो लोकस प्रॉब्लम से रिलेटेड है इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप सबसे सिंपल तरीका है कि आप z को x प्लस आयोटा वाई मानिए जहाँ पे एक्स वाई रियल हैं और एक्स वाई में या तो स्ट्रेट लाइन या सर्किल या पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में से कोई एक इक्वेशन मिल जाएगी. और दूसरा तरीका ये भी है कि आप जैसा कि जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 क्या होता है, z1 और z के बीच की डिस्टेंस इन आर्गन प्लेन. तो मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 बेसिकली दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट वाला जो सेट ऑफ पॉइंट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है. तो इसको हम लोग जानते हैं दिस इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2. तो देखिए ध्यान से, तो ये इसी फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है. जहाँ तक इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं, एक है आपका 1 जो कि आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा और दूसरा है आयोटा विच इज़ पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस. तो यहाँ पे आयोटा लिख दिया, इन दोनों लाइनों को ज्वाइन किया और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये आपको पता है कि कहाँ से पास होगा, ये ओरिजिन से. ठीक है ना, दिस इज़ m, दिस इज़ इक्वल एंड दिस इज़ द लाइन y इक्वल टू x. तो आप कह सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन. मान लीजिए कि अगर हम ये डायरेक्टली रिजल्ट नहीं लिख पाते हैं तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग z की वैल्यू x प्लस आयोटा y मान लेंगे. तो ऐसे क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा वाले कंसेप्ट से ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, आप एक बार इसको अगर लिखेंगे तो दिस इज़ मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 1, दिस इज़ x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा. तो ये हो जाएगा LHS, रियल पार्ट है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर और दिस इज़ y स्क्वायर और इधर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलता है y इक्वल टू x. तो y इक्वल टू x बेसिकली क्या है, ये स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन. और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, जो z1 और z2 मतलब 1 और आयोटा के थ्रू जो लाइन ज्वाइनिंग है वो लाइन ज्वाइनिंग के क्या है, ये परपेंडिकुलर है. तो दिस इज़ बेसिकली ए लोकस प्रॉब्लम. और लोकस प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको या तो स्टैंडर्ड रिजल्ट पता हो कि स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन है. अदरवाइज अगर मान लीजिए नहीं क्लिक करता है तो आप z की वैल्यू x प्लस आयोटा y मानोगे और जैसा ये क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे आप करते जाइए. तो इससे आपको मिल जाता है y इक्वल टू x. ठीक है ना. अब सवाल ये उठता है कि ये सर्किल कैसे आता है. तो सर्किल के जो जनरल इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल टू r होती है, जहाँ पे z नॉट सर्किल का सेंटर और r सर्किल का रेडियस होता है. क्लियर. और इलिप्स कब आएगा, जब इलिप्स में क्या होता है, इसकी इक्वेशन होती है मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू लैम्डा, जहाँ पे z1 z2 इलिप्स पे फोकाई होते हैं, इलिप्स के फोकाई होते हैं और लैम्डा जो होता है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. और लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो z1 z2 के जो डिस्टेंस है उससे लार्जर होती है, तब इलिप्स फॉर्म करेगा. अगर ये डिफरेंस रहता है तो हाइपरबोला. और सर्किल विथ डायमीटर उस समय क्या होता है कि आपका जो आर्गूमेंट है उसमें सेमी सर्किल मोस्टली बनता है या इक्वेशन ऑफ सर्किल विद डायमीटर फॉर्म. जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर x1 y1 और x2 y2 डायमीटर के इन पॉइंट हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2 इक्वल टू 0, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल. तो ये प्लेन क्वेश्चन निकला आपका. आपको सिंपली z की वैल्यू x प्लस आयोटा y मानते हुए यह आपको क्वेश्चन कर लेना है. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11. अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 25. इसकी वैल्यू है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a50 x की पावर 50. हाईएस्ट पावर यहाँ पे 50 है और लोएस्ट पावर है कांस्टेंट विच इज़ a0. आपको क्या करना है, a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a50 की वैल्यू बतानी है. ये वैल्यू ऑड एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n.
दूसरा ऑप्शन है ऑड हो और 3n-1 फॉर्मेट में आए, मतलब 3 का मल्टीपल +1, 3 का मल्टीपल -1, और लास्ट ऑप्शन है इवन वैल्यू। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब हमें इसमें हम लोगों को जैसा कि मेथड पता है कि A0 + A2 + A4, आप ध्यान से देखो तो जो सबस्क्रिप्ट है इसमें जो कांस्टेंट डिफरेंस है वो 2 का है। तो इसका मतलब इस आइडेंटिटी, ये जो भी लिखा है एक्सप्रेशन, इसमें अगर हम 2 का डिफरेंस है मतलब x² = 2 के जो रूट होते हैं 1 और -1, वो पुट करने से अपना रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखा हुआ है 1 + x + x² होल टू द पावर 25 = A0 + A1x + A2x² अप टू A50 x की पावर 50। तो आप क्या करिए, इसमें पुट x = 1, तो x = 1 अगर आप पुट कर देंगे तो दिस इज़ 3 की पावर 25 = A0 + A1 + A2 अप टू A50, है ना। हमने बताया कि जैसे कांस्टेंट जो भी डिफरेंस होता है, जैसे 2 का डिफरेंस है तो x² = 1 का आप रूट पुट कर दीजिए। अब जैसे x की वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ अगेन 1, तो 1 = A0 - A1 + A2 - A3 अप टू A50। ये पॉजिटिव टर्म आएगा क्योंकि इवन पावर है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या किया जाएगा, A0 + A2 + A4 से लेकर A50 तक का सम निकालने के लिए हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो आपको 2 टाइम्स मिलेगा। तो वी गेट A0 + A2 + A4 से लेकर जो A50 तक की वैल्यू है, दिस इज़ 3 की पावर 25 + 1/2 आएगा। अब ये डिसाइड करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप ये कह सकते हो, इसको एक तो तरीका होता है कि डायरेक्टली कर लें, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 3 आएगी क्योंकि ये 3 की पावर 25 है। जैसे 3 की पावर अगर हम पावर 4 कर देते हैं तो लास्ट डिजिट 1 आती है। 3 की पावर अगर आप 8 करते हो तो अगेन लास्ट डिजिट 1 आती है। तो ये 24 + 1, लास्ट डिजिट 3 + 1, तो 4/2। तो ये इवन ऑड में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम 1 + 25 सॉरी 2 की पावर 25 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो इसको आप जैसे ओपन करोगे बाय बायनोमियल थ्योरम तो ये आएगा 1 + 2 × 50, 2 × 25 इज़ 50 और बाकी 2² का टर्म्स आएगा तो आप 4 लैम्डा लिख सकते हैं +1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज़ 2 लैम्डा और ये हो गया 5 + 1 + 1 52/2 26, ठीक है। ये 2 कॉमन और ये लैम्डा + 13, जहाँ पे लैम्डा आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, इनफैक्ट कोई भी नेचुरल नंबर। और ये आपका क्या रहा है, 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ लैम्डा विच इज़ एन इवन इंटीजर। तो इसके बाद जो हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है, जैसे ये 2 लैम्डा टाइप का नंबर जब आ गया, पर लैम्डा नया लैम्डा मान सकते हो लैम्डा + 13 को, तो ये आपका जो फाइनल आंसर है यहाँ पे ऑड तो आया नहीं, तो आंसर है इवन। और वो इवन कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया है, ध्यान रखिएगा, ये जो 3 की पावर 25 है, दिस इज़ 1 + 2 होल टू द पावर 25, इसको हमने बायनोमियली एक्सपैंड कर दिया तो ये 4 लैम्डा ये आ रहा है आपका। जैसे 1 प्लस हमने कहा कि जो सेकंड टर्म है वो 25c1 × 2, 25c1 की वैल्यू कितनी होती है, तो 25 होती है, × 2 इज़ 50। और उसके बाद जो टर्म आएंगे 2², 2³ 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो वो 4 टाइम्स मल्टीपल ऑफ ये नेचुरल नंबर आएंगे। और ये लास्ट में आपका 1, तो 1 + 1 हो गया 2, 2 + 50 इज़ 52, 52 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 26 और प्लस ये 4 λ/2 हो गया आपका 2 लैम्डा। तो यहाँ से ये 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, मतलब इवन इंटीजर। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर आ गया लास्ट ऑप्शन, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपको गिवन है f(x) = x² - x + 1, x की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/2 है। देन द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f(x) = f−1x इज़ गिवन बाई ऑप्शन है 1, 2, 1/2 एंड 3। जैसा कि हम लोगों को पता है कि f−1x फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो, मतलब फंक्शन की वैल्यू 1, 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इसमें फिर क्या करते हैं,
कि जब फंक्शन 1 1 और नॉन टू दोनों होता है तो फिर उसको जो निकालने का जो तरीका है, आप ध्यान से, ये भी हम लोग जानते हैं कि f ऑफ x और f इनवर्स x एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x। तो ये इसका मतलब y इक्वल टू x पे दोनों जाके इंटरसेक्ट करते हैं। तो y आपको f ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स x का अगर सोल्यूशन निकालना है तो आप f ऑफ x इक्वल टू x को सॉल्व कर लीजिए, मतलब y इक्वल टू f ऑफ x और y इक्वल टू x को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज़, सिंस आप ये कह सकते हो कि y इक्वल टू f ऑफ x एंड y इक्वल टू f इनवर्स x इंटरसेक्ट एट y इक्वल टू x। तो हैंस f ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स x का जो सॉल्यूशन आएगा, तो ये क्या लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स x मतलब f ऑफ x इक्वल टू x के इक्वल कर सकते हैं, या f ऑफ इनवर्स x को आप x के इक्वल कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही एक्सेप्शन होता है, अगर फंक्शन पहले से ही y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो f ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स x की वैल्यू सेम आ जाएगी और उससे इसके इन्फानाइट सोल्यूशन आएंगे। जबकि आप y इक्वल टू f ऑफ x के साथ सॉल्व करोगे तो देयर इज़ ओनली 1 और 2 सोल्यूशन या लिमिटेड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। मतलब अगर फंक्शन सेल्फ इन्वर्टिबल है, मतलब फंक्शन का आप इन्वर्स निकालते हो और फंक्शन वो खुद आ जाता है, तो इसका मतलब कि वो ऑलरेडी, आप ध्यान से देखोगे तो उसके इन्फानाइट f ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स x के क्या आएंगे, इन्फानाइट सोल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये एक दूसरे के इन्वर्स, मतलब अगर f ऑफ इनवर्स x की वैल्यू निकालें तो वो f ऑफ x के अलावा आती है, तो उसमें इस तरह का आप स्टेप ले सकते हैं कि y इक्वल टू x के साथ f(x) का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x। तो आप एक तरफ ले जाओगे तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो f ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स x का जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, f ऑफ x इक्वल टू x के थ्रू हम लोग सॉल्व करते गए तो x की वैल्यू आ जाती है आपकी 1 के इक्वल। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कॉन्सेप्ट था कि f(x) और f इनवर्स x आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x एंड f(x) इक्वल टू f इनवर्स x को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग f(x) को y इक्वल टू x के अबाउट सॉल्व कर सकते हैं, या f इनवर्स x को x के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं x के इक्वल करते हुए। इसमें हमने बताया कि एक एक्सेप्शन होता है कि अगर आपके पहले से ही f ऑफ x सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x लाइन है तो f(x) इक्वल टू f इनवर्स x के आपके इन्फानाइट सोल्यूशन आएंगे, जबकि f ऑफ x इक्वल टू x के आइदर 1 और 2 सोल्यूशन आते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बैग कंटेन 5 balls of unknown colors. A ball is drawn at random from it and it found to be red. Then find the probability that all the balls are red. ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड बेज थ्योरम। बेज थ्योरम जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं ये उसी पे बेस्ड है। हम लोग क्या करते हैं, 5 जो बॉल्स हैं वो अननोन कलर की हैं और इसमें रेड की पॉसिबिलिटी डिसाइड करनी है। तो ये जो बैग है इसमें आपके, अगर मैं पूछूं कि रेड के नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि आइदर 1 रेड और 2 रेड और 3 रेड और 4 रेड और 5 रेड, ठीक है ना। और सबकी 1/5 प्रोबेबिलिटी है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर बॉल को रेड निकालना है रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे जो गिवन प्रोबेबिलिटी है अगर उसकी हम लोग वैल्यू निकालें तो 1 रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जब सबके 1/5 केसेस हैं तो 1 अगर रेड है तो उसको निकालने का वैल्यू 1/5, फिर 1/5 और 2 रेड प्रोबेबिलिटी निकालने का 2/5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 और उसी तरह से 1/5, 4 रेड में 4/5 एंड 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/5, है ना, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस तरह से लिखा है हमने 1/5। और हमने कहा कि इसमें सभी के सभी रेड हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर सभी बॉल्स आपकी रेड कलर की हो गई तो उसको रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आएगी 1।
तो वो आपका एक स्पेसिफिक केस है। और इसमें क्या है, ये आपको गिवन है, मतलब रेड आ रहा है, ये आपको गिवन टू बी रेड, देन फाइंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर बीइंग रेड। तो इसमें कौन सा केस है जिसमें सभी के सभी बॉल्स आपके रेड कलर की हैं, तो आपको होगा लास्ट पार्ट। तो इसको हम लोग लिख देंगे नुमरेटर में तो 1/5/5, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5 अपॉन ये 1/25 कैंसिल हो जाएगा, और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 विच इज़ 15 विच इज़ 1/3। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर लास्ट आ जाता है। ये क्वेश्चन बेसिकली बेज थ्योरम से रिलेटेड है। तो बेज थ्योरम में आप क्या करिए, बेज थ्योरम का जो डिनोमिनेटर है जिसमें हम लोग लिखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, आप उसकी वैल्यू लिखा करिए। और ये मैंने क्या बताया है कि जो बैग है उसमें जो 5 बॉल हैं जो रेड कलर की हैं, वो आइदर 1 रेड बॉल हो सकती है, या 2 रेड बॉल हो सकती हैं, या 3 रेड, 4 रेड और 5 रेड। तो इस तरह से हमने क्या किया कि पहले ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी जो रेड बॉल हैं उसको निकालने का लिखा, और एक बार आपके डिनोमिनेटर लिख दिया आपने, तो नुमरेटर में वो टर्म रहता है जिसको आपको पूछा जाता है। जैसे ऑल रेड बॉल, तो लास्ट वाला टर्म निकाल लिया। जैसे इसी में पूछा जाता है कि 1 रेड बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो फिर क्या करते हैं, इस टर्म को नुमरेटर में रखते हैं। अगर आपसे कहता है कि 2 रेड बॉल, तो इस टर्म को हम लोग ऊपर रखते हैं। मतलब जो भी टर्म आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको हम लोग रखेंगे नुमरेटर में, और टोटल वैल्यू को रखा जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसी को कहते हैं बेज थ्योरम। और इसके क्वेश्चन श्योर शॉर्ट जेई में आते हैं और बहुत ईजी होते हैं, आप क्वेश्चन कर भी सकते हैं। जैसे जेई 2019 में भी एक मोर देन चॉइस का क्वेश्चन बेज थ्योरम पे आया हुआ है। तो इसका केवल कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला y² - 2y - 4x + 5 = 0 फ्रॉम विच ऑल द 3 नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब ध्यान से देखिए, आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला, जैसा कि हम लोगों को रिजल्ट पता है, अगर पैराबोला y² = 4ax है तो लैम्डा ग्रेटर दैन कितना आता है, 2a, लैम्डा ग्रेटर दैन 2a। उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल होते हैं आपका देखा जाए तो रियल और डिस्टिंक्ट नॉर्मल होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले तो एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। तो जहाँ तक पैराबोला का सवाल है, पैराबोला है आपका y² - 2y - 4x + 5 = 0। आप ध्यान से देखोगे, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो दिस इज़ y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x - 1। ठीक है, तो नॉर्मल एट t। और अगर इसकी एक्सिस की बात करें तो एक्सिस हो जाएगा आपका y = 1। तो पॉइंट अगर लिखना हो P1 एक्सिस पे तो λ, 1 मान सकते हैं। एक चीज़ ये भी कंफर्म है कि एक्सिस पे हमेशा y = 1 होगा। तो अगर आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो वैसे ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ए ऑप्शन। तो ये बिना कुछ किए ही केवल एक्सिस निकालने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन का सवाल है, तो नॉर्मल और एट टी, ये हम लोगों को पता है tx + y = 2at + at³। तो ये हो जाएगा t टाइम्स x की जगह क्या है x - 1 प्लस y, तो y की जगह है y - 1 इक्वल टू 2t, a की वैल्यू 1 है, प्लस t³। अब अगर लैम्डा, 1 इसमें रख देंगे तो दिस इज लैम्डा टाइम्स t, प्लस 1 रखने पे 0 इक्वल टू 2t + t³। तो यहाँ से 2 वैल्यूज़ आएंगी, t की वैल्यू 0 एंड t² की वैल्यू आएगी लैम्डा -3। अगर हम चाहते हैं कि 3 नॉर्मल्स आएँ, इसका मतलब 3t हमें चाहिए, तो एक तो 0 कन्फर्म है। अब यहाँ से 2t आएगा आपका नॉन जीरो, और उसको करने के लिए आप लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर दैन 3 कर दोगे। तो यहाँ से लैम्डा -3 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन 3। तो पॉइंट आएंगे आपके लैम्डा, 3 वेयर लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, लैम्डा, 1 बिकॉज एक्सिस जो है वो y = 1 है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे इस तरह से, हैंस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज़ बेसिकली लैम्डा, 1 वेयर लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन आपका 3। ठीक है, तो जब ऑप्शन देखोगे तो ए ऑप्शन कंफर्म हुआ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको नॉर्मल एट द पॉइंट टी आपको पता होना चाहिए, स्टेप 1। दूसरा कि जैसे आप लैम्डा, 1 रखते हैं नॉर्मल की इक्वेशन में, तो आपका ये टर्म जो है वो 0 आ जाता है, और टी की 2 वैल्यू जाती हैं, एक 0
और दूसरा आता है टी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा माइनस 3। अगर हम चाहते हैं कि अपना टी के 3 रूट्स हों तो एक रूट तो आपको यहाँ दिख रहा है और दूसरा रूट टी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा माइनस 3 जैसे ही रखोगे तो लैम्डा शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 3, तब हम लोगों को 3 रूट कन्फर्म आएंगे और उससे हम लोगों को 3 रियलिटी मिलेगा, जिससे हम लोगों को 3 कंप्लीट नॉर्मल मिल जाएंगे और तीनों नॉर्मल रियल और डिस्टिंक्ट भी होंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 का हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, ये अपना क्वेश्चन नंबर है 16। लेट पी बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स का है तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है, उस टाइप के जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनको कहते हैं सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। सच दैट आई प्लस पी स्क्वायर अप टू पी टू दी पावर एन इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये आपको गिवन है। और आप वेयर ओ इज़ नल मैट्रिक्स देन पी इनवर्स इज इक्वल टू। तो देखिए, आपको एक इक्वेशन दिया है और P के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि अपना P जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए? तो सबसे पहले इन्वर्स की डिफिनीसन कि A इंटू बी इक्वल टू आई अगर है तो A और B एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और इक्वेशन देकर कभी भी A इन्वर्स की वैल्यू पूछे या P इन्वर्स पूछें तो आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे इक्वेशन में P इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन करने का जो ऑब्जेक्टिव है या मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हमें आई प्लस पी स्क्वायर से लेकर पी टू दी पावर एन की वैल्यू क्या है, नल मैट्रिक्स, ये एक इक्वेशन गिवन है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा पी इनवर्स, है ना, और ये बन जाएगा आई, ये पी एक एक पावर कम हो जाएंगी, प्लस पी स्क्वायर से लेकर पी टू दी पावर n-1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स, क्योंकि P इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई नल मैट्रिक्स कितना होगा, नल मैट्रिक्स। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट क्या मिलेगा, आई। क्लियर। जैसे सब्ट्रैक्ट करने पे ये यहाँ से लेकर P टू दी पावर n- तक का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा P टू दी पावर n माइनस पी इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपको P इनवर्स की वैल्यू मिल जाती है P टू दी पावर n। तो देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि बेसिकली जो वैल्यूज़ आपको गिवन है, आप जैसे ही उसकी वैल्यू रखते हैं, जैसे P टू दी पावर, जैसे हमने क्या किया है कि देखिए ध्यान से, आई प्लस पी स्क्वायर से लेकर P टू दी पावर n तक की वैल्यू गिवन थी। स्टेप 1 हमने P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो I मल्टीप्लाइड बाई P इनवर्स हो जाएगा P इनवर्स, और P मल्टीप्लाइड बाई P इनवर्स वी नो दैट I, P स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई P इनवर्स क्या हो जाएगा P। तो इस तरह से आपका ये जो पावर है वो P टू दी पावर n-1 आएगा, जहाँ पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो I से लेकर P टू दी पावर n-1 तक का टर्म आप देख रहे हैं इंटायरली कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो P इनवर्स है उसकी वैल्यू P टू दी पावर n के इक्वल आ जाएगी, जिससे ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो ये एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। इस तरह के क्वेश्चन में आप यही अप्रोच रखना। देखिए, आपको हर क्वेश्चन का जो मतलब है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हों, और नॉन सिंगुलर हम लोग इन्वर्स निकालते समय यूज़ करते हैं। तो ये हमारे ख्याल से आप सब लोगों को क्लियर है। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको मतलब आपको सिंपली P इनवर्स मल्टीप्लाई हुए आपको क्वेश्चन कर लेना है। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा है इफ़ द मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशंस इज़ 50। मीन का मतलब जैसा कि आप लोग जानते हो एवरेज, अर्थमेटिक मीन, मतलब ये आपको 50 दिया हुआ है पहला इन्फॉर्मेशन। एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन इज़ गिवन बाई। तो सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब होता है कि xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इस तरह के जो समेसन है उसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है अपनी 250, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 10। आपसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जहाँ तक हम लोगों को पता है NCERT 11th के स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक है उसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की डिफिनीसन दी हुई है।
जहाँ तक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सवाल है उसकी वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सी वी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो हमें क्या करना होगा, पहले सिग्मा निकालना होगा, और सिग्मा क्या होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स जानते हैं, और अगर इसकी वैल्यू निकाला जाए तो समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन। तो ये हो जाएगा 250 होल डिवाइडेड बाई कितना 10 विच इज़ 25। तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, क्योंकि सिग्मा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और यहाँ पे आप सिग्मा रखोगे तो 5 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई एक्स बार की वैल्यू है 50। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 10। तो देखिए बच्चों, जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग का सवाल है ये काफ़ी इजी होता है आपका, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको आप ज़रूर पढ़ के जेईई मेन में जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट जेईई मेन के हर पेपर में एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का और एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का होता है। जैसे आपके डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट हैं, हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का रहेगा, उसी तरह से आपका स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग का भी रहेगा। तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोगों को मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस के बारे में पढ़ना है, और उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ना होता है। तो इसमें हमने क्या किया है ओवरऑल कि आपको पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नो डाउट ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपके वो फॉर्मूले याद होना चाहिए। क्या बोला मैंने बच्चों? फॉर्मूले याद होना चाहिए। और वो फॉर्मूले कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहला है कि मीन की वैल्यू आपको दी हुई है, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, तो एन की वैल्यू 10, मीन की वैल्यू हमने 50 लिखा। एंड जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज़ गिवन बाई 250। तो मीन से डेविएशन का मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार, उनका स्क्वायर का मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और सबका समेशन का मतलब ये आपका आई वेरी फ्रॉम 1 to 10 वेरी कर रहा है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं 10। तो आपने क्या किया, सिग्मा बाई एक्स बार, तो एक्स बार तो पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आपको सोचना चाहिए कि यहाँ सिग्मा कैसे निकालें, और सिग्मा निकालने का जो तरीका है, सिग्मा निकालने का जो तरीका है वो क्या है? सिग्मा निकालने का आपका तरीका जो है वो आप कह सकते हो कि सिग्मा आएगा वेरिएंस से, और सिग्मा का स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस के इक्वल होता है, और वेरिएंस का ये फॉर्मूला है। आप चाहें तो आई वेरी फ्रॉम 1 to n लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी दी हुई है तो 250, और n की वैल्यू है 10, तो ये 25 आया, जिससे सिग्मा हमें 5 मिल गया, और उसी सिग्मा को हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में रख दिया। तो इस तरह से अपना आंसर आ गया कितना? अपना आंसर आ गया, अब ध्यान से देखो तो ये कितना बन गया 5 इंटू 100 अपॉन 50। तो ये 500 अपॉन 50 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन है वेक्टर एंड 3D। आपको ए वेक्टर की वैल्यू दिया है 3i कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 10। बी वेक्टर है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 11। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस ए माइनस 3b की वैल्यू बतानी है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों को इसमें पता है कि ये जो a और b आप देखोगे तो डेटा आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली a और b देने का जो लॉजिक है वो a और b म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देखोगे तो जो a है, आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर निकालोगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है ना, ये कैसे आएगा तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। और मॉडुलस ऑफ a की अगर आप बात करें तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर की वैल्यू आएगी 1। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ b वेक्टर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे पहले क्रॉस प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली मॉड ऑफ a इक्वल टू 1 का मतलब a डॉट a इक्वल टू 1, और मॉड ऑफ b इक्वल टू 1 का मतलब b डॉट b इक्वल टू 1। तो जैसे हम लोगों को ये फॉर्मूले पता होते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c, इसका वैल्यू लिखते हैं हम लोग a डॉट c टाइम्स b, है ना, माइनस a डॉट b टाइम्स c। क्लियर? तो इसमें और ये जब ब्रैकेट इधर रहता है, जैसे a क्रॉस b क्रॉस c अगर लिखना हो तो क्या करते हैं, इसको b माइनस a लिखते हैं, और b का कोफिशिएंट a डॉट c, तो a डॉट c टाइम्स b माइनस
क्या लिखेंगे, बी डॉट सी टाइम्स ए। क्लियर। तो ये होता है बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो इसमें हमें क्या करना है बेसिकली कि जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप ध्यान से देखिए। तो आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं तो पहले आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लिखना, तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए उस समेशन की वैल्यू है एस के इक्वल है, ठीक है। तो जो एस है उसकी वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो एस की वैल्यू जब आप निकालोगे तो एस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आप ध्यान से देखो। तो एस की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, जैसे ये हमने लिखा 2a प्लस बी, है ना, टाइम्स, और इसकी वैल्यू क्या करेंगे, ए क्रॉस, देखो ध्यान से, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सचेंज कर दें तो माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी, है ना। हम लोग को पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और माइनस 3b टाइम्स, तो ये हो जाएगा प्लस 3b और क्रॉस बी, क्योंकि हमने क्या किया है, ये ऑर्डर को एक्सचेंज कर रखा है ताकि ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकें। अब आप इसकी वैल्यू ओपन कर दीजिए, तो दिस इज़ 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और यहाँ देखोगे तो ये क्या होता है, हमने आपको बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस, तो आप देखोगे तो ये नेगेटिव टाइम्स इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो 0, माइनस a डॉट a 1 हो जाएगा, तो ये b वेक्टर, और सिमिलर हियर इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1, तो a वेक्टर माइनस अगेन 0, ठीक है ना। आप फॉर्मूला जहाँ भी a डॉट b आए उसको 0 लिख देना, तो ये आ जाता है 2a प्लस b वेक्टर डॉट कितना आएगा, तो 3a प्लस b वेक्टर, और अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो ये आ जाता है 2 3 जा 6, a डॉट a इज़ 1, और ये 0 आ जाएगा, फिर से 0, और b डॉट b इज़ 1, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो ये आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपका जो अप्रोच है वो ये है कि आप क्या कर रहे हैं कि पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फार्मूला है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जेईई मेन फेवरेट है, उस पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ए क्रॉस होल बी क्रॉस सी को हमने लिख दिया, जैसे बी माइनस सी लिखा करते हैं पहले, और जब बी हटा देते हैं तो ए और सी का कोफिशिएंट, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट, तो वो एज ए मल्टीप्लायर की तरह रहता है, और जब हमने सी लिखा तो ए और बी का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। तो इस तरह से आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाता है, ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी, और सिमिलरली जब यहाँ आता है तो इसको पहले क्या करते हैं, एक नेगेटिव साइन से रिवर्स कर देते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इन जनरल ये आपके इक्वल नहीं होते। जहाँ तक ए क्रॉस होल क्रॉस बी क्रॉस सी का सवाल है, इट इज़ ए वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड कोप्लानर विथ वेक्टर बी एंड सी, और ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू सी है और कोप्लानर विथ ए एंड बी है। तो इन जनरल ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, आपको पहली इन्फॉर्मेशन जो दी हुई थी वो ए और बी यूनिट वेक्टर्स थे, ये आपको निकालना पड़ेगा, कन्फर्म करना पड़ेगा। और ए डॉट बी की ज़रूरत पड़ रही है, तो जैसे ही हम लोगों ने ए डॉट बी निकाला उसकी वैल्यू 0 आ गई, जिससे ये पता चला कि ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। उससे आपका ये जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाता है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसी वजह से ये आपको यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कशन किया अपना क्वेश्चन। इसमें क्या क्या लॉजिक है एक बार बताओ आप लोग। तो इसमें पहला लॉजिक है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, दूसरा है वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला, और डॉट प्रोडक्ट बेसिक आपको आना चाहिए। अगर इतना आता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है आपका 19, और इसमें ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन है एरिया अंडर कर्व। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेन के लिए। जैसे आपके स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग हाईली स्कोरिंग होते हैं, वैसे एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये प्योर जेईई मेन में जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड आता है। तो आपको बस बेसिक जो डिफिनीसन हैं और फार्मूले हैं उनका याद रखना चाहिए। जहाँ तक हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक कर्व दिया है और एक्स एक्सिस के साथ आपसे एरिया पूछा जा रहा है। इन जनरल ए को हम लोग अगर पॉजिटिव क्वांटिटी मान लें तो ये देखिए ध्यान से, आपकी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, अगर हम लोग मान लीजिए इसका डायग्राम बनाएं तो आप देखो यहाँ से y की वजह वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर।
ठीक है। तो अगर इसका हम लोग साइन स्कीम बनाएं तो ये साइन स्कीम या इसका टेंटेटिव ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इसका जो ग्राफ है 0 पे वैल्यू 0 आ जाएगी और 0 के राइट साइड में कोई भी वैल्यू रखोगे, अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें तो ये x क्यूब हो जाएगा, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट की तरह। तो इस तरह से बना देते हैं, है ना। आप डेरिवेटिव के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हैं। और माइनस a पे वैल्यू 0 आ रही है और माइनस a के बीच में ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो आप जब डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा। अगर हम a को, हमने कहा कि अगर a को अगर हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं तो ये ग्राफ आपका माइनस a से 0 के बीच में आपको दिख रहा है, ये कुछ एरिया बन रहा है और इसी एरिया की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाई जा रही है, दिस एरिया। और ये कैसे निकालेंगे, तो दिस इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स a, दिस इज़ 0। और देखो जहाँ तक ये ग्राफ बना कैसे, अगर इसकी बात करें तो आप यहाँ से जो भी वैल्यूज़ दी हुई है, जैसे आप ऐसे केसेस में मेरा सजेशन ये है कि आप a को पॉजिटिव मान लेना, है ना। जैसे a को पॉजिटिव मानते हैं तो एक तो आपका वैल्यू 0 पे 0 हो जाएगा ग्राफ का, और दूसरा माइनस a पे 0 होगा, और a से 0 से ग्रेटर अगर हम वैल्यू रखें तो पॉजिटिव। आप साइन स्कीम जैसे इनइक्वालिटी में बनाते हैं उस तरह से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ की इम्पोर्टेंस नहीं है, ग्राफ के द्वारा जो एरिया है उसकी इम्पोर्टेंस है। एरिया में हम लोग ये जानते हैं कि एरिया के लिए आपको बेसिक ग्राफ आना चाहिए, जो कि हमने बना दिया, ठीक है। और जहाँ तक रिक्वायर्ड एरिया का सवाल है, ये हो जाएगा आपका माइनस a से लेकर 0 y dx। तो y dx का मतलब ये हो गया x क्यूब प्लस ax स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर टाइम्स dx। और जैसा कि आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर कॉमन, x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4/4, और ये आ जाएगा आपका ax क्यूब अपॉन 3, और वैल्यू आएगी माइनस a से 0, 0 रखने पे वैल्यू 0 आ जाएगी। और आपका जैसे ही माइनस a रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है a क्यूब अपॉन 3 माइनस ये a टू दी पावर 4/3 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपका ध्यान से देखो तो a के पहले से ही है, और दूसरा ये माइनस a टू दी पावर 4/4। तो ये कैंसिल वंसिल होने के बाद आ जाता है a स्क्वायर बाई 12। तो बेसिकली ये जो हमने क्वेश्चंस किया है ये आपका एरिया अंडर कर्व पे बेस्ड है। और देखिए जहाँ तक आपको एक डाउट हो सकता है कि सर ये जो डायग्राम है ये कैसे बन गया, तो इसको बनाने का तरीका होता है कि हमने आपसे ये कहा कि लेट a ग्रेटर दैन 0 आप मान लीजिए, क्लियर। और उसके बाद क्या करिए, y की वैल्यू आपको दी हुई है x स्क्वायर टाइम्स x प्लस a अपॉन a स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, dy/dx निकालोगे। तो dy/dx इज़ 1/a स्क्वायर टाइम्स ये x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर ax स्क्वायर का 2ax। तो आप जब इसको 0 करोगे तो एक वैल्यू 0 पे 0 आएगी और एक आएगी -2a/3 पे। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। तो -2a/3 पे आपका क्या आएगा, आप ध्यान से देखो कि साइन स्कीम से अगर a को हम लोग पॉजिटिव माने तो ये हमने लिखा हुआ है, x को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये लिखा हमने 3x + 2a होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। तो अगर इसका साइन स्कीम बनाएंगे तो एक वैल्यू आपकी 0 आ रही है और एक आ रही है -2a/3। 0 से कोई भी ग्रेटर नंबर रखोगे तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि -2a से 0 तक अपना फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, जो कि मैंने दिखा रखा है। और 0 के आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और -2a/3 के लेफ़्ट साइड में भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो ये हमने ये इंक्रीज़ कराया, फिर डिक्रीज़ कराया, फिर इंक्रीज़ कराया। अब अगर पूछूं कि एरिया कौन सा है जो आपका फंक्शन f(x) और x एक्सिस के बीच का है, तो आप कहोगे सर ये एरिया है -a से लेकर 0 के बीच में। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पहले एरिया आइडेंटिफाई किया, तब आपको इंटीग्रेशन में लिमिट जो है इंटीग्रेशन की वो कहाँ से कहाँ तक रखनी है, तो -a से लेकर 0 तक। और जैसे ही -a से 0 आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है a स्क्वायर अपॉन 12 के इक्वल। इस तरह से अपना आ जाता है ऑप्शन नंबर लास्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो लिखा है कि एक्सीड द स्क्वायर ऑफ न्यूमरेटर बाई 16। तो अगर मान लीजिए न्यूमरेटर को हम लोग x मानते हैं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा उसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 16। तो आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो x अपॉन x स्क्वायर प्लस 16 होगा। अब आपसे कह रहे हैं द लीस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज़ गिवन बाई। तो आप मान लीजिए लेट न्यूमरेटर
नुमरेटर इज़, आप क्या मानोगे, x। आप नुमरेटर को शॉर्ट फॉर्म में n ऑफ r लिख सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू ये आएगा फ्रैक्शन x अपॉन क्या लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 16। अब हमें क्या करना है, और ध्यान से देखो तो x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब आपको x स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो कोसेंट रूल x स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स 1 माइनस x टाइम्स 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको आप फैक्टराइज करोगे तो 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे डिनोमिनेटर का क्या आता है, स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर आएगा। अगर हम लोग साइन स्कीम बनाएं तो 4 और माइनस 4 ये आपके दो नंबर हैं। अब आप इधर देखोगे इस तरह से बन जाएगा साइन स्कीम। तो आप यहाँ पे कह दोगे मिनिमा और यहाँ पे कह दोगे मैक्सिमा बाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए द पॉइंट मस्ट बी क्रिटिकल पॉइंट। तो वो पॉइंट क्या होते हैं, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो या डज नॉट एग्जिस्ट हो। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेरिवेटिव 0 हमने जैसे किया तो आपके दो वैल्यूज़ आएँ, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 4। तो फिर हमने क्या किया है, साइन स्कीम बनाया है, फर्स्ट डेरिवेटिव से ही चेक कर लिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव एक आसान मेथड होता है, लेकिन अगर आपको कभी भी फर्स्ट डेरिवेटिव अगर डिफ़िकल्ट लगे तो आप क्या करना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव से कंफर्म किया कि -4 पे क्या है, मिनिमा। और जहाँ तक मिनिमम वैल्यू का सवाल है, अगर हम f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू लिखें कि f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे f ऑफ -4, और f ऑफ -4 कितना हो जाएगा, तो -4 अपॉन क्या लिखेंगे, कहाँ गया ये 16 प्लस 16 विच इज़ 32। तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 32 विच इज़ इक्वल टू -1 अपॉन 8 के इक्वल। तो ये रहा आपका -1/8। तो ये हमने क्या किया है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाई 16 का मतलब हो गया कि अगर हम न्यूमरेटर को x मानते हैं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो इस तरह से f ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वह x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 आएगी। और हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ के लिए क्या करना होता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको वैल्यू निकालते हैं और उससे उसका साइन स्कीम से डिसाइड कर लेते हैं। तो हम लोगों को पता चला कि मिनिमम वैल्यू -4 पे मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपका 4 पे मिलेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है, जैसे मिनिमम वैल्यू और जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो इन्हीं दोनों में से होगा, क्योंकि आपका 0 तो है नहीं, ताकि आप इधर क्रॉस चेक करें -∞ और +∞ पे। तो ये जो वैल्यूज़ आएगी, आंसर आ जाएगा इसका 1/8। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो बच्चों, ये है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया हुआ द सेंटर ऑफ टू सर्किल्स ऑफ C1 एंड C2 ईच ऑफ यूनिट रेडियस आर एट डिस्टेंस 6 यूनिट ऑफ ईच अदर। मतलब दो सर्किल हैं, वो सेम रेडियस के हैं और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जिनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 6 यूनिट। अगला लिखा हुआ है कि लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर C1 C2। तो दोनों सेंटर के जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका मिड पॉइंट हम लोग क्या मान लेंगे, P। अब अगला इन्फॉर्मेशन ये है कि आपसे लिखा है कि एंड C इज़ द सर्किल टचिंग C1 एंड C2 एक्सटर्नली। तो C एक सर्किल है जो C1 C2 को जो है, जो दोनों सर्किल्स हैं उसको क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। इफ़ कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C पासिंग थ्रू P इज़ ऑल्सो टेंजेंट टू द सर्किल C2 एंड C। तो देखिए इसका जो डायग्राम है आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, दो इस तरह से सर्किल बना लीजिए, है ना, छोटा छोटा सर्किल बनाइएगा यूनिट रेडियस का। तो ये हमने बनाया और एक इस तरह से भी बना लिया। ये दो सर्किल आपको दिख रहे हैं। अब आप क्या करिए, इन दोनों को ज्वाइन करा दीजिए, इसके सेंटर्स को। तो ये हमने सेंटर से ज्वाइन करा दिया। आप देखोगे इस तरह का क्वेश्चन JEE 2009 में एक बार आया हुआ है। अब जो सर्किल C है, आप ध्यान से देखिए, तो P इसका क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट। तो ये हमने मिड पॉइंट भी लोकेट कर दिया। अब कह रहा है कि एक सर्किल है C जो दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। तो
अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉमन टेंजेंट है, जैसे ये मान लीजिए इस तरह से अगर हम बनाते हैं, इनफैक्ट ऐसा लिखा हुआ है कि सी इज़ द सर्किल टचिंग C1 एंड C2 एक्सटर्नली। अगला इन्फॉर्मेशन देखो, इफ़ ए कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C पासिंग थ्रू P, तो C1 और C का जो कॉमन टेंजेंट है वो अपना जो सर्किल C2 है उसको भी टच कर रहा है। ये तभी हो सकता है जब आप कहोगे कि ये इस तरह से कुछ डायग्राम बने, ऐसे ये हमने बनाया इस तरह से, ठीक है। जैसे आप ध्यान से देखिए, इसमें डायग्राम की बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। तो ये हमने इस तरह से डायग्राम बनाया है ना, और क्या है इसमें, तो हमने अब दोनों सर्किल को क्या कर दिया, अब ये इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ऐसे आप दिखा दो, इस तरह से टच करने वाला सर्किल, ये आपका जो है, ये जो बड़ा सर्किल है ये मान लीजिए आपका C, और इसका जो सेंटर है वो हम लोग लिख देते हैं C, दिस इज़ C2 एंड दिस इज़ C1, है ना। अब क्या है कि हमें इसी सर्किल का क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो देखो बच्चों, इसमें पॉइंट ये है कि ये पॉइंट है आपका P, और ये सर्किल जो बड़ा वाला है ना, ये दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर से जाएगा, ठीक है। इसका सेंटर थोड़ा नीचे बनेगा, सिमेट्रिक है, और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन देखिए क्या है, ये टोटल 6 दी हुई है, तो ये हो जाएगी वैल्यू 3, है ना, 3 के इक्वल। और जैसे ही ये वैल्यू 3 लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं, दिस इज़, जैसे इसको 3 लिखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपको 1 दिया ही हुआ है। तो अगर हम इसके रेडियस को r मान लेते हैं, तो आप कह सकते हो ये जो मैंने लाइन बनाया था टेंजेंट, तो ये आप लिखोगे अल्फ़ा। तो आप ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से आप कह सकते हो दिस इज़ 90 डिग्री और दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी अल्फ़ा। अगर इसका जो रेडियस है इसको हम r मान लेते हैं, तो आपको क्या करना है, साइन को 2 तरीके से लिखना है। एक साइन अल्फ़ा की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इज़ 1/3, और उसी साइन की वैल्यू अगर हमें लिखना होगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, देता दिस इज़ 3/r+1, तो दिस इज़ 3/r+1। तो यहाँ से आप जैसे इन दोनों को इक्वल करोगे तो r+1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 8 के। तो r की वैल्यू आ जाती है, सॉरी 3 3 जा 9, तो r की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी 8 के। तो इसमें सिंपल आपको एक ज्योमेट्री लगानी है, और वो ज्योमेट्री कैसे लगाए हैं आप ये ध्यान रखना। ये स्ट्रेट लाइन है, और देखो ये किस बेसिस पे हम यहाँ पे कह रहे हैं 90 डिग्री। तो हमने बच्चों ये बताया कि जब ये दोनों सर्किल ऑलरेडी रेडियस 1 के हैं, और ये सर्किल जब दोनों को टच कर रहा है, और क्या है कि एक लाइन है जो P से पास हो रही है, और ये C1 और C पे टेंजेंट है, वो देखिए जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और ये जो, अब ये ध्यान रखिएगा, हमने ये परफेक्ट सर्किल आप देखोगे तो ये सर्किल नहीं दिखेगा, आप चाहें तो आप अच्छे से बना सकते हैं इसको। तो हमने क्या किया है, बेसिकली इसमें लॉजिक यही है कि जो ये अल्फ़ा है उसको हम 2 तरीके से काउंट कर रहे हैं। एक बार ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका हमने एक पार्ट बनाया है इसको, तो ये हो गया आपका 1, ये रेडियस r, तो इसको जैसे हमने अल्फ़ा माना तो ये आपका 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। और ये अगेन कैसे 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा हुआ, बिकॉज ये जब दोनों को टच कर रहा है तो ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों सेम हैं। क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है आपकी वैल्यू, जैसे देखने में दूर से लगे, दिस इज अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा एक बार लिखे हैं इस ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 3/r+1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यहाँ से साइन अल्फ़ा लिखे हैं तो दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ हाइपोटेन्यूस, तो 1/3 और 3/r+1 सेम है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका सिंपल ज्योमेट्री इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जहाँ तक सर्किल का इक्वेशन का सवाल है इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है ना, आप सिंपली ज्योमेट्री से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दिया हुआ है a+√b, जहाँ पे a और b इंटीजर हैं, तो आपको a+b/b की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों देखो इस तरह का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, मान लीजिए इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 1/2 टाइम्स tan ऑफ 1/2 टाइम्स कॉस इनवर्स कितना है 2/√5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर इस क्वांटिटी को अल्फ़ा मान लेते हैं या थीटा मान लेते हैं,
ठीक है, तो मैंने ये कहा कि आप क्या करिए, थीटा मान लीजिए कॉस इनवर्स 2/√5 को, तो यहाँ से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा और कॉस थीटा मिलेगा आपका 2/√5। और जैसे ही आप एक ट्रायंगल बनाओगे जिसमें एक वैल्यू थीटा दिखाते हैं, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज़ 2, दिस इज़ √5 एंड दिस इज़ 1। ठीक है, ये 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका tan ऑफ θ/2, और tan θ/2 को हम लोग लिख सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 - cos θ sin θ। ठीक है ना, हाफ एंगल फार्मूला के थ्रू आप इसको लिख सकते हो 2 sin² θ/2, दिस इज़ 2 sin θ/2 cos θ/2। तो ये फाइनली सिंप्लीफाई होकर tan θ/2 में बन जाएगा। और यहाँ से cos θ की वैल्यू कितनी है 2/√5 और sin θ इज़ 1/√5। तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 + √5। क्लियर। और इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी -2 और b की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो आपसे पूछा जा रहा है a + b/b, तो दिस इज़ a + b/b की अगर बात करें तो दिस इज़ 3/5 विच इज़ 0.6, है ना। तो ये आपका डेसिमल में आता है विच इज़ इक्वल टू 0.6। तो देखो इसमें बेसिकली लॉजिक क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हमें इस तरह का कोई भी एंगल निकालना है तो जो इन्वर्स में टर्म प्रेजेंट है उनको अल्फ़ा बीटा गामा मानते हुए या थीटा मानते हुए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसको थीटा माना तो कॉस थीटा की वैल्यू 2/√5 आया, कॉस थीटा, तो ये को ओवरऑल बन गया इसको थीटा मानने से tan θ/2, और tan θ/2 को 1 - cos θ sin θ लिख सकते हैं। cos θ पता है, sin θ आप ट्रायंगल मेथड से निकाल लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टी रेशियो के लिए जब भी आपका एक्यूट एंगल आए तो आप इस तरह का ट्रायंगल बना सकते हैं, और जैसे आप ट्रायंगल बनाएंगे ये आपका आ जाएगा 1 - cos θ sin θ वाले लॉजिक से -2 + √5। और आप a और b जैसे कंपेयर करोगे, a की वैल्यू आपकी -2 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। आप a + b/b में रखोगे तो ये कितना आता है 0.6। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें जो लॉजिक है वो आपका इन्वर्स ट्रिगो से रिलेटेड है। आप बेसिक फार्मूले उनके याद रखिए, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और एक दूसरे में कन्वर्जन, वो आपका आगे बहुत काम आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटैम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो बच्चों, ये अपना जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन पे बेस्ड है। आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि f ऑफ x की वैल्यू x² - 4x - 3 के इक्वल है और x ग्रेटर दैन 3 है। x ग्रेटर दैन 3 से लॉजिक ये है कि ये आपका फंक्शन इन्वर्टिबल बन जाए। और gx क्या है, fx का इन्वर्स ऑफ fx है। तो आपको 1/g'2 पूछा जा रहा है। तो हम लोग अगर g'2 की वैल्यू निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में और जेईई एडवांस में बहुत ही बार पूछे गए हैं। तो देखिए fx और gx एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये आपका रिलेशन होता है f ऑफ gx इक्वल टू g ऑफ fx इक्वल टू x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बाई चेन रूल, तो ये हो जाएगा g' f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई f' इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। और तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर g'2 आप कह सकते हो कि f ऑफ x की वैल्यू 2 रखा जाए, और इनफैक्ट गिवन भी है। तो x² - 4x - 3 की वैल्यू है 2, तो x² - 4x - 5 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 और -1 आती है। आपको गिवन है कि x ग्रेटर दैन 2 है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 5। और जहाँ तक f' का सवाल है, f' आपका है 2x - 4। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से अगर हम g' f ऑफ x की बात करें तो दिस इज़ 1/f'। और अगर x यहाँ पे अगर g' ऑफ 2 लिखें तो ये क्या हो जाएगा 1/f'5। और f'5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ पे 5 रख दो, तो 10 - 4 विच इज़ 1/6। तो आपको पूछा गया है 1/g'2, तो विच इज़ इक्वल टू बच्चों कितना आएगा बच्चों बताओ, 1/g'2 इक्वल टू 6। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि अगर fx और gx एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो f ऑफ gx इक्वल टू g ऑफ fx इक्वल टू x होता है। उसके बाद हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है बाई चेन रूल। और फिर
ये आपको यहाँ पे 2 चाहिए तो fx को आप 2 के इक्वल रखो, तो x की जो 2 पॉसिबिलिटी आ रही है उसमें इसके बेसिस पे आपने क्या किया, x ग्रेटर दैन 2 के बेसिस पे एक पॉसिबिलिटी रिजेक्ट कर दिया, और आपका f' भी आ रहा है तो f' आप यहाँ से निकाल लो 2x - 4। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 5 रखते हैं तो f' की वैल्यू आ जाती है 6, तो g' आ जाता है 1/6, तो आप उसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 6, और इसका आंसर है फाइनल 6 के इक्वल। ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी किए रहते हैं कि जब आपको बहुत सारे लेटर्स दिए जाते हैं तो सेलेक्टेड नंबर ऑफ लेटर्स से आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बनाना होता है, और वो वर्ड्स विथ मीनिंग या विदाउट मीनिंग भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पे 4 लेटर्स है। विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। अगर इसमें पता करेंगे तो टोटल आ जाएंगे आपके 11 लेटर, और आपको अगर 11 का आंसर लिखना होता तब तो आप आसानी से लिख लेते हैं। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की थ्योरी, जैसे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें 2 आइडेंटिकल हैं तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर 2 एक टाइप के 2 एक टाइप के हो जाएं तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करते हैं। इसमें इन्होंने स्मार्टनेस ये दिखाया है कि आपका ये जो 11 लेटर हैं सबको यूज़ नहीं करना है, केवल 4 को यूज़ करना है। तो इसका भी एक नंबर ऑफ मेथड होता है। देखिए आप क्या करिए, 3 और 4 के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप वो सारी पॉसिबिलिटी लिख लीजिए। जैसे 3 लेटर्स का अगर ये वर्ड बनाना होता है, अभी एज्यूम करते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो 3 लेटर्स में क्या करते हैं कि तीनों लेटर्स आपके डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, तीनों आइडेंटिकल हो सकते हैं, या 2 आइडेंटिकल एक डिस्टिंक्ट हो सकता है। तो टोटल किस बनते हैं 3। उसी तरह से 4 के लिए अगर बात करें तो चारों आइडेंटिकल, 3 आइडेंटिकल एक डिस्टिंक्ट, 2 आइडेंटिकल एक टाइप के, 2 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के, 2 आइडेंटिकल एक टाइप के, 2 डिस्टिंक्ट और चारों डिस्टिंक्ट। तो ये मैं लिखवा देता हूँ। इसका लिखने का एक तरीका होता है केसेस, और जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी उसको लिखेंगे, अदरवाइज बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। तो ऑल आइडेंटिकल है ना, पहले मैंने 4 जीरो किया, ठीक है, तो ऑल आर आइडेंटिकल। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये केस यहाँ पे नहीं हो सकता। क्लियर। दूसरा है इसमें कि 3 आइडेंटिकल एंड शॉर्ट में ही लिख देता हूँ 1 डिस्टिंक्ट, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 लेटर कोई भी आइडेंटिकल है नहीं। तीसरा होता है 2-2, जैसे 4 0 किया फिर 3 1 किया फिर 2-2 करेंगे। 2 आइडेंटिकल ऑफ 1 काइंड एंड 2 आइडेंटिकल ऑफ सेकेंड काइंड ठीक है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तीसरा 4th होता है इसमें कि 2 आइडेंटिकल एंड 2 डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पॉसिबल है। और लास्ट होता है ऑल डिस्टिंक्ट। तो ऐसे केसेस बना लीजिएगा, इससे क्या होता है कोई आंसर छूटता नहीं है और आप एक ही स्टेप में सही आंसर कर लेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है, ये हो नहीं सकती है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं अगर होगी तो इसके भी आंसर लिखेंगे और टोटल करेंगे। अब देखिए, जहाँ तक एग्जामिनेशन का सवाल है तो इसमें जो लेटर ए आपका रिपीट कर रहा है, उसके बाद जो है आप ध्यान से देखो, ए के बाद आई आपके 2 हैं, एन आपके 2 हैं, और बाकी सारे लेटर्स क्या हैं, 1-1 हैं। तो हमने क्या किया, ए को 2 बार लिखा, फिर हमने कहा कि आई को 2 बार लिखा, उसके बाद आपके आई के बाद एन 2 बार है, और बाकी लेटर्स मतलब ई, एक्स, एम, है ना, आपके टोटल 11 थे ना, तो ई एक्स हो गया, एम हो गया, और इसके बाद टी और फिर ओ, ये आपके 1-1 हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है ना, ये ग्रुप बना दिया हमने। ये ध्यान रखना, ग्रुप का मतलब कि ऐसे समझना, ग्रुप का मतलब होता है कि ये बॉक्स हैं। जैसे ये G1 ग्रुप, G2, G3, G4, G5, G6, G7 एंड G8। हमारे पास 8 बॉक्सेज हैं, और पहले बॉक्स में क्या हैं, 2 ए पड़े हैं, दूसरे बॉक्स में क्या हैं, 2 आई पड़े हैं, तीसरे बॉक्स में क्या हैं, 2 एन पड़े हैं, और बाकी सब बॉक्स में 1-1 लेटर पड़े हैं। तो आपको 2 आइडेंटिकल ऑफ 1 काइंड, 2 आइडेंटिकल ऑफ सेकंड काइंड के लिए, जैसे आपको टोटल आंसर अगर लिखना है
तो केस 3 का आंसर तो पहले सिलेक्शन कर लें। तो इन तीनों में से क्या करेंगे, 2 ग्रुप सेलेक्ट करके लाएंगे 3C2 और ये 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे, 2 आइडेंटिकल एक टाइप के हैं, 2 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के हैं, प्लस 2 आइडेंटिकल। तो इन तीनों में से कोई एक से का सिलेक्शन। और ध्यान रखिएगा बाई चांस इसका सिलेक्शन कर लिए तो ये जो 7 ग्रुप हैं इसमें से 2 डिस्टिंक्ट कोई भी आ सकता है। और टोटल ऑब्जेक्ट हो गए 4, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं और सबको डिस्टिंक्ट चाहिए। तो क्या करोगे, ये जो 8 पार्ट थे इसमें से कोई किसी 3 का सिलेक्शन करेंगे। एक बार काउंट कर लेते हैं, ये टोटल 8 हैं तो यहाँ लिखेंगे 8C3 और सभी के सभी डिस्टिंक्ट हैं तो इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये बच्चों आप इनका आंसर निकाल लो, यही आपका फाइनल आंसर है। जहाँ तक लिखने का सवाल है तो देखो इन सब की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। ये जो पहला है इसकी वैल्यू आती है 18 है ना, दूसरा जो पार्ट है इसकी वैल्यू आती है 756 और जो तीसरा पार्ट है इसकी वैल्यू आती है 1680। तो ये टोटल कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2454 है ना। ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया। आप क्या करिएगा 3 और 4 के लिए ये मेथड याद रखिए। 3 के लिए क्या बताया, तीनों डिस्टिंक्ट, 2 आइडेंटिकल एक डिस्टिंक्ट और तीनों आइडेंटिकल। उसी तरह से 4 के लिए ऑल आइडेंटिकल 40 31 22 211 और ऑल 1। ऑल 1 का मतलब सभी डिस्टिंक्ट, 21 का मतलब 2 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट, 22 मतलब 2 आइडेंटिकल ऑफ 1 काइंड 2 आइडेंटिकल ऑफ सेकेंड काइंड, 31 का मतलब 3 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट जो कि यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। और लास्ट केस आपका जो पहला केस था ऑल आइडेंटिकल। तो ये 2 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, बाई चांस ये भी एग्जिस्ट करती तो इसका भी आंसर लिखते। तो हम लोगों को 3 और 4 के लिए याद रखना चाहिए। 5 6 7 के लिए केसेस काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम में कम पूछे जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा एक बार सारे केसेस लिख लीजिए और जिस केस के करस्पॉन्डिंग आंसर है उसको भी लिखिए और सबको आप टोटल कर दीजिए, मतलब उसका एडिशन कर देंगे। तो ये रहा पीएनसी का क्वेश्चन नंबर, ये था 24 जो बेस्ड ऑन पीएनसी था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन आपके जेई मेन और जेई एडवांस में हमेशा आते हैं, ठीक है ना। और ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, थोड़ा लॉजिकल है, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो ये आपसे ईजिली स्कोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको फर्स्ट कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब हम लोग अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 विच इज़ लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये अपने पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये क्वाड्रेटिक का है, लोकेशन ऑफ रूट। जैसा कि हम आपको बार बार कहते आ रहे हैं कि लोकेशन ऑफ रूट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके क्वेश्चन जेई मेन और जेई एडवांस में आते हैं, जैसे कि हमें लोग यहीं पे देख लिए कि लोकेशन ऑफ रूट कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना है आपका, ये 1 - a² टाइम्स, देखो अप्रोच 2 होता है। एक तो हम केसेज बनाएं जो ग्राफ पढ़े थे, और दूसरा होता है कि हम लोग क्या करें कि जो x है उससे रिलेटेड मतलब इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक दिया है इसके रूट आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये है x² - a² x² + 2ax - 1 = 0। तो आप जैसे ही इसको रियलाइज़ करोगे तो ये है ax - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, x = ax - 1 और -x = ax - 1। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाती है 1/a - 1 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/a+1। अब आप क्या करिए, ये दोनों रूट आपके 0 से 1 के बीच में हैं, तो 1/ ये आप रखो और साइमल्टेनियसली 1/a+1 दिस इज़ ऑल्सो 0 to 1। तो बच्चों ये दोनों इनइक्वालिटी आप सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मैंने मेथड बता रखा है आपको। आप दोनों को एक तरफ ले जाओगे और यहाँ से a > 1 तो कन्फर्म ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आता है इट इज़ a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये आपका बेसिक इनइक्वालिटी सॉल्विंग है। अब इतना आप कर सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक भी करिए। a अगर 2 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू हमेशा फ्रैक्शनल नंबर आएगी और ये भी वैल्यू हमेशा एक फ्रैक्शनल नंबर आएगी जो कि 0 से 1 के बीच में होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका रूट जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो जो a है, स्मॉल a जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो इट इज़ ग्रेटर दैन 2। तो वो नंबर पूछ रहा है कि किस नंबर से ग्रेटर होगा, तो आप कहोगे इट इज़ ग्रेटर दैन यहाँ पे 2। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आप अगर कोई नंबर 2 से ग्रेटर है तो आप उसको 1 से ग्रेटर, 1.5 से ग्रेटर भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा
आपको ध्यान रखना होगा, हाँ जहाँ तक जेई मेन का सवाल है जो आंसर है आप उसी को लिख दीजिए। जैसे इंटरसेक्शन में आ जाता कि a इज़ ग्रेटर दैन 3 तो हम लोग यहाँ पे 3 नंबर लिखे होते, अगर a इज़ ग्रेटर दैन 7 आता तो 7 लिख देते, मतलब जो आ रहा है ना उसी को लिख देंगे। तो इसका आंसर है फाइनल 2। इसमें क्या हो गया कि इजीली क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व करके दोनों रूट निकाल लिए, और जैसे दोनों रूट मिला आपका उस रूट को 0 और 1 के बीच में लाई करा दिए, और 0 और 1 के बीच में जैसे ही रूट को लाई कराते हैं ये आपका 0 और 1 के बीच में लाई करा रहे हैं तो a की वैल्यू क्या आ जा रही है 2 से ग्रेटर। तो बच्चों एक चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज थोड़ा मेरे पास जो पेन है आपको थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा लिखा हुआ, आगे से हम ध्यान रखेंगे। हमें मेनली आज जो है वो डिस्कशन कंप्लीट करना था। हम एनटीए के जो जितने पेपर हुए हैं सबको 1 बाय 1 एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पेपर अटैम्प्ट करके रख लो और फिर उसकी जो एनालिसिस है उसको भी ध्यान रखो। जैसे जैसे आपके जैसे ये माइंड में आएगा ना कि क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट इंपॉर्टेंट है, पिछले पेपर में या आगे के पेपर में क्या होगा देखोगे कि बस इक्वेशन चेंज हो जाएगी, कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपका बेसिक लॉजिक है लोकेशन ऑफ रूट में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि टोटल देयर आर 6 केसेस, तो उसी केस में से एक आंसर आएगा। अगर आप हमेशा रूट निकाल सकते हैं तो आप उसको हमेशा निकाल लीजिए। और जो कह रहा है जैसे ये कह रहा है कि 0 और 1 के बीच में है तो हमने दोनों रूट को 0 और 1 के बीच में लाई करा दिया और उससे अपना जो a आ गया वो आ गया ग्रेटर दैन 2। तो बच्चों आज का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ और देखिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा बहुत करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडवांटेज मिले। और हम आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 11th-12th के बच्चे हैं, जैसे 11th वाले बच्चे होंगे वो तो अभी कुछ पढ़े ही नहीं होंगे, 12th वाले भी अभी 12th का सिलेबस नहीं पढ़े होंगे। हाँ, जो जेई 2020 टारगेट किए हैं वो लोग फुल सिलेबस पढ़ लिए होंगे तो उनको तो हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम फर्दर जो रिवाइज़ कराएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आप ट्रस्ट रखिए, आप अगर हम जितना बताते जा रहे हैं आप उसको केवल फॉलो करते भी जाओगे तो आपके मैथ्स में 80 एबव स्कोर आएगा, और जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। जैसा कि आपको भी पता है, आपने जेई मेन 2020 जनवरी दिया होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 80 से कम स्कोर आए होंगे मैथ्स में, है ना। एक सब्जेक्ट में भी 80 से ज़्यादा, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री उसको भी आप ध्यान रखिए और रेगुलरली पढ़ते रहिए, तीनों की प्रॉपर बैलेंसिंग रखिए और हैप्पी रहिए, ठीक है ना। जितना आप खुश रहेंगे अच्छा करने का मन करेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो भी रिवाइज़ करा रहे हैं, अगला पेपर अटैम्प्ट करने से पहले अगला मेरा डिस्कशन, ये पेपर नंबर हमने 34 डिस्कस किया है, नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा 33, फिर 32, इसी ऑर्डर में मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में आऊँगा, ठीक है ना। जो अभी रिसेंट हुआ है उसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि पेपर नंबर 34 का सलूशन आप डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी जैसे उसके कुछ क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों हम सारे पेपर डिस्कस करेंगे जो भी एनटीए का पेपर है। इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे कि अपना जो जेई मेन के भी जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई एडवांस के भी जो आए हुए हैं, उन सबको डिस्कस किया जाए। तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।